स्टार्ट है भाई, क्लियर है? सभी लोगों को साउंड आ रही है कि नहीं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गद्यांश की क्लास, जो कि हिंदी के लिए है, और सीटेट के अंतर्गत एक खास पैटर्न देखने को मिलता है 10 नंबर का। यहाँ से आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपका एग्जामिनेशन अभी टाइम तो बहुत कम बचा है, जिसमें लगभग आपका 1.5-2 महीने का वक्त है। तो इस टाइम का कैसे यूटिलाइज किया जाए और समय पर क्लासेस ऑथेंटिक चीज़ें कैसे पढ़ी जाए, तो मेरे भाई उन चीज़ों को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना जो क्लास रहने वाला है वो मेरे भाई वो रहेगा आपका हिंदी का और गद्यांश से रिलेटेड। मैंने और भी क्लासेस डाल रखी हैं जो कि सीडीपी से रिलेटेड है और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज का अपना जो गद्यांश है ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2023 में ही ये आपके पेपर में पूछा गया गद्यांश है। तो मेरे भाई इस प्रकार के गद्यांश को सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। सीटेट की अपनी एक खास बात होती है, उसके जो गद्यांश होते हैं उनके अंतर्गत आप जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उन्हीं में आपको आंसर मिल जाएगा, और कैसे हल करना है ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट तो करते ही हैं। बाकी अभी तक ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर लीजिएगा, ना ही करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास का बेनिफिट आप लोग लेते रहिएगा। देखिए मेरे भाई, जैसे आपका पेपर होगा तो वहां आपको 2 पेज मिलेंगे। मैं जिन चीज़ों को नोट करने की बात बोलूंगा उन चीज़ों को आप ऐसे ही एग्जामिनेशन में नोट कीजिएगा। साइड में आपके 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ से देखते हैं गद्यांश को। क्या है गद्यांश? पेन की निब ढीली हो गई, इसको तगड़ी कर लेते हैं। क्लियर भाई? दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपके आंसर और भी हो सकते हैं, 1 से 2 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर चुनना है। मेरे भाई जो भी गद्यांश में लिखा है उसे आपको 100% ट्रू मानना है, अपना दिमाग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर है? तो देखिए गद्यांश क्या है। गंगा की डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। अब आपसे प्रश्न सीधा सीधा पहली लाइन का ही बन सकता है, गंगा की डॉल्फिन किसके अनुसार प्रवास करती है? तो मौसम के अनुसार। तो ये प्रश्न बन सकता है, मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो गंगा की डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। यह मानसून के मौसम में नदियों के ऊपर की ओर चढ़ती है। यानी कि मानसून के मौसम में क्या करेगी ये? जब मानसून का मौसम आएगा तो ये नदियों में ऊपर की ओर चढ़ेगी। इस बात को मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तथा मुख्य नदी से इनकी सहायक नदियों में आ जाती है। यानी कि मेन रिवर से कहाँ आ जाती है? उसकी सहायक नदी में आ जाती है। यानी कि मुख्य नदी से कहाँ आएगी मेरे भाई? ये सहायक नदी में आ जाती है। तो यहां से भी आपका कोई ना कोई प्रश्न बनने की संभावना है। क्लियर है मेरे भाई? आगे पढ़ते हैं। वर्षा के समाप्त हो जाने पर नदियों में पानी कम हो जाता है, अतः यह मुख्य नदी में वापस लौट आती हैं। होता क्या है कि जब मौसम का समय आता है तो जो मुख्य नदियां होती हैं उनमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण वो बहकर सहायक नदियों में पहुंच जाती हैं। अब जब मानसून का मौसम जाता है तो सहायक नदियों में पानी की मात्रा कम होने लगती है, मुख्य नदियों में पानी की मात्रा फिर भी बनी रहती है। तो सहायक नदियों से वो मुख्य नदियों में फिर से वापस जाने लगती है। यहां से कोई क्वेश्चन जरूर बने। आगे बोला है, गंगा की डॉल्फिन अपनी चोंच जैसा लंबा थुनुन, यानी कि उनकी जो चोंच होती है, जो गंगा की डॉल्फिन होती है वो चोंच जैसा लंबा थुनुन होगा उनका, बर्ड काफी अच्छा है, पानी के बाहर निकालकर तैरती है। मतलब जो मुंह के सामने उनकी जो चोंच होती है, जिसे हम थुनुन बोलते हैं, उसको वो क्या करती है? पानी से बाहर निकालेगी और फिर पानी के अंदर जाएगी। मतलब कुछ सेकंड के लिए ही बाहर आती है। तो पानी के बाहर निकालकर तैरती है, अथवा पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। यह स्तनपायी जीव है। तो आपसे पूछ सकता है स्तनपायी जीव है या कैसा है? कैसा जीव है ये? स्तनपायी जीव होती है। तथा फेफड़ों से सांस लेती है। तो सांस किससे लेती है? फेफड़ों से लेती है, गिल्स। क्लियर है? अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थुनन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। सामान्यतः यह 30 से 120 सेकंड, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जब भी आपका गद्यांश के अंतर्गत कोई डेट ऑफ बर्थ डेट दे रखी हो, कोई नंबर ऐसा दे रखा हो, तो आप समझिए वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। सामान्यतः यह 30 सेकंड और 120 सेकंड के मध्य पानी की सतह पर, कहां पर?
सतह पर सांस लेने के लिए आती है। इसके सांस छोड़ने में सू सू की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है मेरे भाई? जब ये सांस को छोड़ती है तो किसकी आवाज आती है? सू सू की। अब सांस लेने में आती है या छोड़ने में आती है? छोड़ने में आती है। तो प्रश्न यहां से भी बनने की संभावना है। क्लियर है? इसलिए इसे सूस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको सूस कहते हैं। सू सू की आवाज आती है, इस वजह से हम इसको सूस बोल देते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है और फिर छपाक की आवाज करती हुई पानी की सतह पर गिरती है। कहां पर गिरती है? पानी की सतह पर गिरती है। इसके इस व्यवहार का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह केवल हवा में उछल सकती है। कहां पर उछल सकती है? ये केवल और केवल हवा में उछल सकती है। क्लियर है? सामान्य डॉल्फिन और बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती। तो मेरे भाई यहां से प्रश्न बन सकता है, गंगा की डॉल्फिन जो है वो करतब नहीं दिखा सकती, लेकिन जो सामान्यतः डॉल्फिन होती हैं, बोतलनुमा नाक वाली जो डॉल्फिन होती है वो करतब दिखा देती है, लेकिन गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती है। क्लियर है? सामान्य डॉल्फिन और बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती। तो करतब कौन दिखा सकती है? जो बोतलनुमा होती है और बोतलनुमा या नाक वाली डॉल्फिन होती हैं वो दिखा सकती हैं। अब मैंने जितने भी वर्ड को यहाँ पर हाईलाइट किया है, अब एग्जामिनेशन में जब भी मेरे भाई बैठे तो आप भी साइड में अपने पेज पर नोट कर लें। 5-6 क्वेश्चन यहीं से मिलने की संभावना पूरी हो जाएगी। तो वर्ड है मौसम के अनुसार प्रवास, मानसून, मुख्य, थुनन, स्तनपाई 30 से 120 सेकंड, सू सू सू, सतह पर सांस, इस तरीके के यहाँ पर वर्ड हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनके क्वेश्चंस को। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है और अगर आपने गद्यांश को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आप आंसर लगा देंगे। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है? मैंने पहले बोला था जो हाईलाइट में लिखा होगा वहां से क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। मेरे भाई प्रवास कहां पर होता है मैंने इसको हाईलाइट किया था कि नहीं? पहली लाइन को ही हाईलाइट कर दिया था। खतरे के अनुसार ना जीना, जलवायु के अनुसार ना जीना, नदियों के अनुसार ना जीना, मौसम के अनुसार। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैंने कहीं पर भी जलवायु के बारे में कोई बात की है पूरे गद्यांश में? आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना? जब मैंने जलवायु के बारे में गद्यांश के अंतर्गत बात ही नहीं की। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो गद्यांश में लिखा है उसके अनुसार चलना है। क्लियर है? नदियों के अनुसार मुख्य नदी, सहायक नदी के बारे में बात की गई है। क्लियर? खतरे के अनुसार क्या खतरे के बारे में कोई बात की गई है? क्या पूरे गद्यांश में कहीं खतरे के बारे में बात की गई है? और प्रवास से रिलेटेड तो सिर्फ एक ही बात की गई है कि जो प्रवास होता है वो मौसम के अनुसार होता है। मानसून का सत्र आता है, मानसून के सत्र में मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर पलायन उनका शुरू हो जाता है। जब मानसून का सत्र जाता है तो सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर पलायन फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। यानी कि एक बार जाएगी तो वापस उसे लौटना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर सहायक नदी में पानी कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, मौसम के अनुसार। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कमेंट बॉक्स में छापा करो भाई। आप लोग नहीं छापते हो, ये आपकी गलती है। ऊपर डिपेंड। क्लियर है? नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्लास को टाइम से लेते रहो, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गंगा की डॉल्फिन का सूस नाम क्यों रखा गया? मैंने इसको हाईलाइट किया था कि नहीं भाई? अब तो आपको मानना पड़ेगा दीक्षित सर क्यों बेस्ट है, मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई सूस नाम क्यों रखा गंगा की डॉल्फिन का? क्योंकि यह सूसू की आवाज करती है। सूसू नहीं करती है, सूसू की आवाज करती है मेरे भाई। यह सांस छोड़ने में सूसू की आवाज करती है। सांस छोड़ने में करती है या सांस लेने में करती है, ये बात देखनी पड़ेगी। छोड़ने में या लेने में? तो जब भी छोड़ना वर्ड आया था मैंने हाईलाइट कर दिया था कि सांस छोड़ने में। मुझे पता था यहां से क्वेश्चन बनेगा। सांस लेने में ना जीना, सांस छोड़ने में हाँ जी सही बात है ये तो। या सीटी बजाते हुए, अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है भेजा, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? कहीं गद्यांश में सीटी बजाने की बात की गई थी? अपना दिमाग क्यों लगाया तुमने? लगाया तो गलत लगाया। मैंने पहले ही बोला था जो 100% आपको गद्यांश के अनुसार चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरे भाई सीटी की तो आवाज ही नहीं थी। यह तैरने में सूसू की आवाज निकालती है
ठीक है, लेकिन सांस छोड़ने में सू सू की आवाज निकलती है। अब देखिए बहुत से बोलेंगे कि सर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले आप लोग सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है मेरे भाई। यह तैरने में सूसू की आवाज, तैरने में थोड़ी सूसू की आवाज निकालती है मेरे भाई, यह सांस छोड़ने में सूसू की आवाज निकालती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब पहला क्यों सही है ये आपको पता चल गया, सिर्फ एक इस शब्द की वजह से सही है, क्योंकि यह सांस छोड़ने में सूसू की आवाज निकालती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर कौन कौन देगा देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई, आप लोग ना आंसर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिए, लेकिन एग्जाम आपको आंसर अपना दिलवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है? रत जगा करती है। सही है ना जी ना। गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है? मानसून के मौसम में क्या करती है? जब मानसून का वक्त होता है, तो मैंने पहले ही बोला है, मानसून के वक्त में वो मुख्य नदी से, कहां से मेरे भाई? मुख्य नदी से किसकी ओर प्रवास करती है? अपना सहायक नदी की ओर। किसकी ओर? सहायक नदी की ओर। तो मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर इसका प्रवास शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख्य नदी में इतना पानी हो जाता है कि बहकर सहायक नदियों में पहुंच जाती हैं। तो बस यही बोला होगा। तो गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती हैं, मैंने इसको भी हाईलाइट किया था, वहीं से प्रश्न पूछा। क्लियर? सहायक नदियों में मुख्य नदियों की ओर जाती है ना जी ना। मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर जाती है, बात ठीक है। मुख्य नदी से समुद्र, एक बात बताओ भाई, समुद्र की बात कहीं की थी? क्यों दिमाग लगाया भाई आपने अपना? दिमाग थोड़ी लगाना था, इतना दिमाग लगाओगे भाई आंसर गलत कराओगे। समुद्र था ही नहीं कहीं हमारे गद्यांश में, तो आप आंसर की ओर गए क्यों? जाना ही नहीं चाहिए था। समुद्र से मुख्य नदी, अरे भाई ये समुद्र आ कहां से गया जब हमारे गद्यांश में था ही नहीं। तो भाई मेरे मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैंने हाईलाइट किया था, हाईलाइट अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने हाईलाइट ना किया हो और अलग से आ गया हो, इसीलिए तो हम सटीक चीजें सटीक तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। और यहां से जो भी पढ़ के जा रहा है कमेंट बॉक्स में अपना एक अलग ही रुझान देता है। क्लियर है? खामोश रहिए, शांत रहिए और जो कर सकते हो वो करिए। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन 30 से 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। एक बात बताओ, 20 सेकंड के लिए 30 से 120 सेकंड के बीच पानी की सतह, मतलब 30 से 20 आधा मिनट से लगभग 2 मिनट के बीच में ये पानी के बीच में एक बार छलांग ऊपर से लगाती है, क्योंकि ये सांस छोड़ने के लिए, सांस लेने के लिए इसको आना पड़ता है। और फिर इसी में क्या करती है? सू सू की आवाज देती है। ठीक है भाई, चलिए इसके गिल होते हैं। एक बात बताओ, गिल के बारे में कहीं बोला था गद्यांश में? या फेफड़ों से सांस लेती है? ठीक बात लग रही है, लेकिन जो मछलियां होती हैं वो गिल्स के थ्रू भी सांस लेती हैं। यह पानी के भीतर भी सांस ले सकती है, या पानी के भीतर सांस लेती है और सांस छोड़ने बाहर आती है। बात ये भी कुछ ठीक सी ही लग रही है। अब इसका आंसर होगा क्या, ये दिमाग बताइए। तो यह पानी के भीतर सांस लेती है, बात ठीक है, लेकिन छोड़ने के लिए इसको बाहर आना पड़ता है। आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूं कि ये आंसर सही है? तो मेरे भाई मत मानो, मेरे ऊपर कतई विश्वास मत करो, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर? गद्यांश के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सर कैसे विश्वास करना पड़ेगा? इसके सांस छोड़ने में सूसू की आवाज आती है, तेज आवाज आती है, इसीलिए इसे सूस कहते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है और फिर छपाक से आवाज करती हुई पानी की सतह पर गिरती है। इसके इस व्यवहार का अध्ययन, चलो ये तो बात रही, इससे ऊपर सामान्यतः 30 से 120 सेकंड के बीच मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है और इसके सांस छोड़ने में सूसू की आवाज आती है, यानी कि, और ये क्या है, यहां से भी पढ़ लीजिए, यह स्तनपायी जीव है तथा फेफड़ों से सांस लेती है, बात तो ठीक है। अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थुनन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। किसके लिए? सांस लेने के लिए अपना थुनन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। सांस लेने के लिए अपना थुनन पानी के बाहर निकालना पड़ता है, यही तो है मेरे भाई।
तो ये फेफड़ों से सांस लेती है, बात तो ठीक है ये भी। तो इसका आंसर होगा क्या भाई, पानी के भीतर भी सांस ले सकती है। तो इसका आंसर सीस्टेट ने जो लगाया होगा वो फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा, क्योंकि बात तो सेकंड में भी सही लिखी है। क्लियर है, लेकिन हम अब जाएंगे ऑप्शन पे तो फोर्थ ऑप्शन पर जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, बात तो ये भी सेकंड वाली सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा। बता भाई मेरे, आंसर क्या होगा। तुम लोग आंसर नहीं बताते भाई, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आंसर बताया करो कि 2-4 दिन बाद ये सब कमाने लग जाएंगे। 2-4 दिन बाद ये सब कमाने लग जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद सब अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे। कि दोस्त 2-4 साल बाद, 2-4 दिन बाद ये सब कमाने लग जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद ये सब ठिकाने लग जाएंगे। और 2 पैसे कमाकर तुम बाप से क्या जुबान लड़ाते हो, और 2 पैसे कमाकर तुम बाप से क्या जुबान लड़ाते हो, अरे बाप बनने में तो तुम्हें जमाने लग जाएंगे। तो मेरे भाई कभी भी अपने पेरेंट्स का तो दिल कभी भी मत दुखाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपका ये समय हो सकता है वक्त बुरा हो, लेकिन आने वाला वक्त उससे भी बेहतर और सुनहरा हो सकता है। क्योंकि समय का पहिया जब चक्र बदलता है अपना, समय की जब तीलियां अपना चक्र बदलती हैं, पता नहीं किस सेकंड में आपकी तीली आपके साथ हो। तो मेरे भाई समझ जाइएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी जो उम्र होगी एक बहुत ही बेहतर स्टेज में आप होंगे, और आप लोगों को 23, 24, 25 या 26, 27, 28 साल के भी होंगे आप, तो कहीं ना कहीं ऐसे आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मुझसे 4-4 साल बड़े होंगे। क्लियर है, वो तैयारी कर रहे होंगे। तो ये कभी भी नहीं लेके आना है कि हमको नहीं क्विट करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है, हमेशा क्विट को हटाना है और गेम के अंदर हमेशा बने रहना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बात सत्य पूछी है तो सत्य ही बताएंगे। क्लियर है, सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकते हैं। देखिए सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकते हैं, ये नहीं, गंगा डॉल्फिन थोड़ी दिखा सकती है करतब। ठीक, ये लास्ट वाली लाइन में लिखा तो था, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं उसको ढंग से। पढ़ लेते तो आंसर दे देते ना, पढ़ने में वहां देख सकते नहीं हो, फिर बोलते हो आंसर नहीं आता। गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती, और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, बदतमीजगिरी कर रहे हैं ये तो हमसे। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि, ये भाई साहब बोल रहे हैं गंगा की डॉल्फिन सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकते हैं, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया, नहीं लगाना है इसको। केवल गंगा की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकती है, गंगा की डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां करतब दिखा सकती है, बात ये ठीक लग रही है। गंगा की तो दिखाई नहीं सकती। डॉल्फिन की सभी प्रजातियां पानी के सतह के अंदर श्वसन क्रिया करती हैं, ये भी गलत है। पानी की सतह के अंदर ना जीना, इसको तो भाई साहब बाहर आना पड़ता है 30 से 120 सेकंड के बीच में। क्लियर है, तो अपना जो जलीय जीव है वो भी क्या है, गंगा डॉल्फिन ही तो है। क्लियर है, जो अपना राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी क्या है, गंगा डॉल्फिन। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई चुलबुल पांडे, समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। सतह पर तैरते समय कभी कभी, अरे मेरे भाई कभी कभी हवा में उछलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो मेरे भाई रेखांकित शब्द पूछा है, शब्द क्या है आपका, शब्द है कभी कभी। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपसे समास के थ्रू पूछ लेता है। बीच में जो इस वर्ड होता है इसको बोलते हैं हाइपन, हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। जब भी ये योजक चिन्ह आए तो समास के अंतर्गत, क्योंकि गद्यांश के अंदर पूछता रहता है, तो ये जो योजक चिन्ह होता है ये द्वंद्व समास का कारण भी बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे शब्द पूछा है तो समानार्थी, समानार्थी कभी कभी वही वर्ड आ गया, विलोम शब्द तो नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। क्या अनेकार्थ देगा ये, इसको जो हम बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द। क्या बोलते हैं इसको, पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल, पुनरुक्त शब्द। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब आया ना मजा। इनमें से गंगा का पर्यायवाची है,
गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नाजीना, यमुना नाजीना, सरिता नाजीना। इसमें से एक ही बचता है भागीरथी। क्या बोलता है? भागीरथी, जो कि क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को लगाइए, क्या होगा? पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है, तो आपसे शब्द पूछा है ही क्या होगा? एक बात बताओ मेरे भाई, ही 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 क्या ये हो सकता है? ना जी ना। मेरे भाई कहीं ना कहीं आप इस शब्द को देखोगे, क्या ये संज्ञा हो सकती है? संज्ञा के कितने भेद? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, परंतु कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्थानवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। एक बात बताओ, ये व्यक्तिवाचक है ही। किसी का नाम पूछो और वो बोले ही, तो ये उसका नाम थोड़ी होगा। तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? ना जी ना, कहाँ होगी। क्या ये जातिवाचक संज्ञा होगी? किसी से पूछो तुम्हारी जाति क्या है, कास्ट ना पूछ के ऐसे पूछो, ऐसे ना बोलते हैं गायें भैंसें, तो क्या ये होगा कुछ? जाति थोड़ी होगी। क्या ये स्थान होगा? मैंने किसी से पूछा तुम कहाँ रहते हो, उसने बोला ही। क्या ये स्थान होगा? ना जी ना। क्या ये भाव निकल रहा है कहीं से? कोई भाव निकल रहा है? नहीं, तो ही कोई भाव ही नहीं होगा। क्या द्रव्य है? मैंने किसी से पूछा तुम क्या पीते हो, बोला ही। कुछ बताएगा तभी तो भाई मेरे भाई ये कहीं से संज्ञा दिख रही है? ना जी ना। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा का ही तो स्थान लेगा, इसकी औकात इतनी है कहीं संज्ञा का स्थान ले ले? कभी नहीं ले सकता। वह भी तुम इस तरीके से, उसका उसकी, तो ये सब संज्ञा सर्वनाम के होते हैं। तो संज्ञा भी नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा। क्रिया विशेषण का मतलब समझ रहे हो? क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब। क्या होता है मेरे भाई? एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए, और विशेषण क्या करेगा? संज्ञा की विशेषता बताए। तो मैंने बोला राजू, राजू, ठीक है भाई, और राजू के आगे बोला मैंने बहादुर, बहादुर। लाइट चलेगी भाई? क्या बोला? बहादुर। और बहादुर के जस्ट सामने बोल दिया मैंने बहुत बहादुर, बहुत। तो मेरे भाई यहां पर देखोगे राजू क्या है? नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये क्या होगी आपकी? चलिए इसको हटा देते हैं, कलर चेंज करते हैं, आप लोग बोर ना हो। क्या होगा ये होगा संज्ञा। क्लियर है? राजू की विशेषता कौन बता रहा है? बहादुर है राजू, तो ये क्या होगा? विशेषण। और बहादुर भी कितना है? बहुत है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो एक बात बताओ, क्रिया विशेषण भी नहीं है तो बचा कौन सा मेरा? निपात। क्या बचा? निपात बचा। तो जो ही शब्द होगा वो क्या होगा आपका? निपात होगा। क्या होगा मेरे भाई? निपात होगा। निपात में अभी आप वर्ड एक और लिख सकते हो, भी, वह भी कर सकता है, तो ये क्या होगा? निपात होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अभी तो एक और प्रश्न है, ज्ञात का विलोम शब्द क्या है? ये तो हर कोई बता सकता है। अज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है, ज्ञानी का अज्ञानी होता है, तो एक ही बचा, अज्ञात का क्या होगा? ज्ञात होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बाकी ये आपका गद्यांश हुआ कंप्लीट। क्लियर है मेरे भाई? तो ये था आपका गद्यांश। अरे कहाँ जा रहा भाई? रुक रुक रुक। तो ये था आपका गद्यांश लैंग्वेज फर्स्ट में। 10 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अभी नए आए होंगे, पहले नहीं होंगे हमारे चैनल पर, और नए आए होंगे। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, आप क्लासेस लो। एग्जामिनेशन में ये बेहतर और बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। क्लियर है? जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि ना आए।
डिट्टो ऐसा ही फंसने वाला है जो हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें हम आपको करा रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। अब बताइए, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही कराना अपने आप में क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन के पेपर का सॉल्यूशन ही हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है मेरे भाई। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ना करें तो भी चलेगा, लेकिन हाँ इसको शेयर कर दीजिएगा उन साथियों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका बेनिफिट है तो आप दूसरों का बेनिफिट जरूर सोचिएगा। कुछ लोगे तो कुछ देना पड़ता है। परमात्मा को तभी भी मिलते हैं जब उसकी तपस्या करते हैं। किसी को ऐसे ही परमात्मा भी नहीं मिल जाते, तो किसी को देना सीखिए, तभी आप लोग कुछ प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, माँ सरस्वती का वंदन कीजिए और अंगूठे को दाबते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते लल्ला।